नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 मई, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा पर की बैठक। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। आपदा प्रबंधन कर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द। पूर्वी चंपारण के मधुबन कस्बे को मिला शहर का दर्जा। नगर पंचायतों की संख्या 155। नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने जताई खुशी। राज्य में ऑनलाइन राजस्व शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू। शिकायतों का होगा त्वरित समाधान। विभागीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाएगी ये सुविधा। राज्य की 33,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। कई योजनाओं के लिए डीपीआर हुआ तैयार। 7 नए बाईपास पर खर्च होंगे 6,000 करोड़। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। फर्जी खबरों से निपटने और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर हुई चर्चा। मंत्रालयों को संचालन सुनिश्चित करने का मिला निर्देश। जल जीवन हरियाली अभियान से भूजल स्तर में हुआ सुधार। लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जल संचयन संरचनाओं का चल रहा जीर्णोद्धार। चेक डैम निर्माण कार्यों को किया जा रहा है पूरा। लखनऊ में आज होगी एलएसजी और आरसीबी की टक्कर। लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा ये मैच। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा ये मुकाबला। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IHMCL में इंजीनियर के पदों पर 2 जून तक करे आवेदन। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड यानी कि IHMCL ने 2 मई 2025 को इंजीनियर ITS पदों पर 49 रिक्तियों की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार 2 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, डेटा साइंस या फिर AI में इंजीनियरिंग डिग्री आवश्यक है। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष रखी गई है। चयन गेट 2025 स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर होगा। चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी। वेतनमान 40,000 से 1,40,000 तक रहेगा और शुरुआती हैंड सैलरी लगभग 84,000 होगी। कुल सीटीसी करीब 11 लाख सालाना तक हो सकती है। आवेदन IHMCL की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर किया जा सकता है। सीएम नीतीश ने सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा पर की बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक अड़ी मार्ग स्थित संकल्प में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। सीएम ने पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर उन्हें अलर्ट किया। 10 मई को पूर्णिया में सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करेंगे। सीएम ने आवाजाही पर निगरानी बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई और अफवाहों पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों को अपने पदस्थापन स्थल पर तैनात रहने का भी आदेश दिया गया और सामान्य अवकाश पर रोक लगा दी गई। नीरा उत्पादन के लिए 2 लाख ताड़ के पेड़ हुए चिन्हित। बिहार सरकार ने ताड़ के पेड़ मालिकों और टैपर्स को रोजगार और आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू की है। अप्रैल से जुलाई तक लागू इस योजना में 20,000 टैपर्स को 8 रुपए प्रति लीटर नीरा पर प्रोत्साहन राशि DBT के जरिए दी जाएगी। ताड़ के पेड़ मालिकों को 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अधिकतम 5,850 रुपए तक सहायता मिलेगी। टैपर्स को 10 पेड़ों से टैपिंग पर 15,600 रुपए मिलेंगे। पेड़ चिन्हांकन पर अतिरिक्त 30 रुपए प्रति पेड़ दिए जाएंगे। नालंदा समेत कई जिलों में नीरा बिक्री केंद्र खोले गए हैं। नीरा स्वास्थ्यवर्धक है। इसमें खनिज और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। भारत का पलटवार, पाक के फाइटर जेट ढेर। 5 शहरों पर ड्रोन अटैक। गुरुवार की देर रात भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया, जब पाकिस्तान द्वारा जम्मू, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के जरिए हमले की कोशिश की गई। पाकिस्तान द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को भारत ने S-400 और काउंटर ड्रोन सिस्टम से नाकाम कर दिया। गुरुवार रात की जवाबी कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और सियालकोट में ड्रोन हमलों से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और 2 JF-17 व एक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया गया। पाकिस्तान के कई शहरों में सायरन बजने लगे और हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका और यूरोपीय नेताओं से बात की। भारत ने चेतावनी दी है कि हर हमले का जवाब सटीक और निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। पूर्वी चंपारण के मधुबन कस्बे को मिला शहर का दर्जा।
बिहार सरकार ने पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया है, जिससे अब यह शहर बन गया है। इससे राज्य में नगर पंचायतों की संख्या 155 और कुल नगर निकायों की संख्या 262 हो गई है। नगर पंचायत बनने से मधुबन में सड़क, स्ट्रीट लाइट, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार जैसी सुविधाओं का विकास होगा। नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने इस घोषणा पर खुशी जताई और कहा कि राज्य में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। अधिसूचना के अनुसार मधुबन नगर पंचायत में विशुनपुर, तारा और मधुबन गांव शामिल होंगे, जिसका क्षेत्रफल 552.94 हेक्टेयर और जनसंख्या 16,391 2011 के हिसाब से है। विभाग द्वारा 31 मई तक जमाबंदी स्कैनिंग पूरा करने का निर्देश। बिहार में भूमि सर्वे का कार्य जारी है और इसे लेकर राजस्व विभाग लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। पटना में मंत्री संजय सरावगी ने बैठक कर कहा कि वे जल्द ही जनसंवाद के जरिए लोगों की राजस्व संबंधी समस्याएं जानेंगे और उसका समाधान कराएंगे। उन्होंने अधिकारियों को लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी है। विभागीय सचिव जय सिंह ने 31 मई तक जमाबंदी पंजी स्कैनिंग पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने केस रिजेक्ट करने से पहले संबंधित व्यक्ति से बात करने को भी कहा है। विभाग लगातार अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा कर रहा है और प्रदर्शन के आधार पर पदस्थापन भी होगा। रिवर्ट केस पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। कई अंचलों में सुधार हो रहा है, लेकिन कुछ जिलों को संतुलन लाने की जरूरत है। बिहार में मातृ शिशु मृत्यु दर में आई गिरावट। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2025 के ताजा आंकड़ों में राज्य ने मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR में 18 अंकों की गिरावट दर्ज की है। 2021 में MMR 118 थी, जो अब घटकर 100 रह गई है। 2017-19 में ये 130 थी, यानी कि 2 वर्षों में 24% की गिरावट हुई है। ये सुधार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण का परिणाम है। कोविड-19 के कठिन दौर में भी सरकार ने मातृत्व व शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। 2005 में जहां MMR 374 थी, वहीं आज के सुधार राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। आशा, नर्स और टेलीमेडिसिन की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंची हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर बढ़ी चौकसी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खासकर बिहार के 729 किलोमीटर लंबे सीमा क्षेत्र में बगहा, रक्सौल, जयनगर, जोगबनी, किशनगंज जैसे इलाकों में संदिग्धों की तलाशी, पहचान पत्र, फिंगरप्रिंट व रेटिना जांच की जा रही है। नेपाल से भारत में घुसपैठ 3 तरीकों यानी कि ट्रैवल एजेंट, ग्रामीणों की मदद व खुद से होती है। फर्जी दस्तावेज बनाकर घुसपैठ कराई जाती है। ISI जैसे संगठनों के एजेंटों की घुसपैठ रोकने के लिए चौकसी बढ़ाई गई है। अब तक 12 आतंकी भारत नेपाल सीमा से पकड़े जा चुके हैं और सीमावर्ती जिलों में DM, SP और BSF अफसर निगरानी बढ़ाने को लेकर बैठकें भी कर रहे हैं। SSB जवानों की छुट्टियां रद्द कर निगरानी बढ़ा दी गई है। राज्य की 33,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार की 33,000 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को स्वीकृति दी है। इसमें 18 से 19,000 करोड़ रुपए की योजनाओं के लिए DPR तैयार है। 15 अगस्त तक स्वीकृति पत्र मिलने की उम्मीद है। 526 किलोमीटर सड़कों के 2 लेन और 4 लेन निर्माण पर 19,981 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 7 नए बाईपास पर 6,040 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 227 किलोमीटर 2 लेन सड़क निर्माण पर 1,597 करोड़ रुपए और पटना के अनीसाबाद एम्स एलिवेटेड कॉरिडोर पर 1,308 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुलों के लिए 3,758 करोड़ रुपए और 19 ROV के निर्माण पर 2,085 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। राज्य में ऑनलाइन राजस्व शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने राजस्व शिकायत प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायिता बढ़ेगी। अब लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उन्हें त्वरित समाधान व अद्यतन जानकारियां भी मिलेगी। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि यह प्रणाली विभागीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाएगी। मंत्री ने अंचलाधिकारियों से काम के आधार पर पदस्थापन की बात की और दाखिल खारिज के अस्वीकृत मामलों पर असंतोष भी व्यक्त किया। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मंत्रालय ने प्रदर्शन के आधार पर अधिकारियों की समीक्षा की। जल जीवन हरियाली अभियान से भूजल स्तर में हुआ सुधार। वर्ष 2019 के जल संकट के बाद जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया, जिसका सकारात्मक असर अब दिखाई दे रहा है। बिहार के जमुई और गया जिलों में भूजल स्तर में सुधार हुआ है और हरियाली लौट आई है। लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार और चेक डैम निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। अब तक 2,377 योजनाओं में से 2,266 पूरी हो चुकी है, जिससे 2,37,473 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित हुई है। 2024-25 में 139 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिससे जल संचयन क्षमता बढ़ेगी। जल जीवन हरियाली मिशन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं।
बिहार में शिक्षकों की तृतीय सक्षमता परीक्षा हुई स्थगित। बिहार बोर्ड द्वारा नियोजित शिक्षकों की तृतीय सक्षमता परीक्षा अब 10 मई 2025 को नहीं होगी। अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित की गई है और अब यह मई के अंतिम सप्ताह में संभावित है। नई तिथि की सूचना एक सप्ताह पूर्व दी जाएगी। परीक्षा के लिए कक्षा 1 से 12 के 30,221 शिक्षकों ने आवेदन किया है। यह परीक्षा सीबीटी मोड में 2.5 घंटे की होगी। परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य वर्ग को 40% और पिछड़ा वर्ग को 36.5% अंक अनिवार्य है। बोर्ड ने पहले ही चतुर्थ चरण की परीक्षा 15 से 16 जून और पंचम चरण की परीक्षा 15 से 16 जुलाई को निर्धारित की है, लेकिन तृतीय परीक्षा टलने से इन तिथियों में भी बदलाव संभव है। खेलो इंडिया में पंकज त्रिपाठी बने इंस्पायरिंग फेस। मशहूर अभिनेता और बिहार का गर्व पंकज त्रिपाठी अब खेलो इंडिया यूथ गेम से जुड़ गए हैं। ये आयोजन बिहार में खेलों का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है, जिसमें देश भर के युवा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह बेहद भव्य रहा और पंकज त्रिपाठी को बिहार की ओर से प्रेरणा स्रोत चेहरा भी बनाया गया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए गर्व का विषय है और उन्होंने युवाओं को खेलों के जरिए अनुशासन, आत्मविश्वास और हिम्मत की ओर प्रेरित करने की बात कही। बिहार में खेल ढांचे और जन समर्थन में सुधार हो रहा है, जिससे राज्य भविष्य में खेल प्रतिभाओं का केंद्र बन सकता है। पंकज त्रिपाठी इस पहल का प्रमुख चेहरा बनकर युवाओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। क्या आप जानते हैं ट्रेन की बोगियों के अलग अलग रंगों का मतलब? भारत में यात्रा के लिए लोग ट्रेन को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये किफायती और सुविधाजनक होती है। ट्रेनों के डिब्बों का रंग अलग अलग होता है, जो यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और कोच की पहचान के लिए तय किए जाते हैं। राजधानी और शताब्दी जैसी तेज रफ्तार ट्रेनों में लाल रंग के स्टेनलेस स्टील कोच होते हैं, जो कपूरथला में बनते हैं। नीले रंग के आईसीएफ कोच मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में होते हैं। गरीब रथ में हरे रंग के कोच और मीटर गेज ट्रेनों में भूरे रंग के कोच उपयोग किए जाते हैं। इन रंगों का चुनाव तकनीकी विशेषताओं और यात्री सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाता है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 5 से 8 डिग्री की वृद्धि और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की वृद्धि होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की आशंका जताई गई है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान की, तो आज का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। कटिहार में 38 लीटर विदेशी शराब के साथ 6 महिला तस्कर गिरफ्तार। बिहार में 9 साल से लागू शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी जारी है। कटिहार जिले के लाभा स्टेशन के पास उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 6 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं पश्चिम बंगाल से विदेशी शराब की खेप ला रही थी और शराब की बोतलें शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्लास्टिक टेप से छिपाकर तस्करी कर रही थी। सभी महिलाएं कोरिया पट्टी इलाके की रहने वाली है। उनके पास से 38 लीटर विदेशी शराब और 21 लीटर बियर बरामद हुई है। ये मामला बताता है कि अब महिलाएं भी तस्करी में सक्रिय भूमिका निभाने लगी है। उत्पाद विभाग ने निगरानी बढ़ाने और शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की बात कही है। पटना में रह रही पाक महिलाओं का एलटीवी वीजा 10 मई को होगा रद्द। पटना में बस चुकी 27 पाकिस्तानी महिलाओं का वीजा 10 मई को रद्द कर दिया जाएगा। वे 2 महीने यानी कि 10 जुलाई तक ट्रांजिट पीरियड में रहेंगी। इनके बैकग्राउंड की जांच होगी, जैसे कि वो कब भारत में आई, क्या करती हैं, संपर्क और क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच होगी। पुलिस निगरानी में रहते हुए वे बिना अनुमति पटना से बाहर नहीं जा सकेंगी। एक महिला जाहिदा खालिद का केस कोर्ट में चल रहा है। विधि व्यवस्था एसपी संजय कुमार ने बताया कि 24 पाकिस्तानी महिलाएं लॉन्ग टर्म वीजा पर है, जबकि 3 महिलाओं ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। वेरिफिकेशन थाना स्तर पर हो चुका है। अगर गड़बड़ी मिली तो वीजा रद्द कर वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने महिला हॉकी स्पर्धा में मारी बाजी। राजगीर खेल परिसर में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें दिन हॉकी और टेबल टेनिस में रोमांचक मुकाबले हुए। अंडर 18 महिला हॉकी में बिहार ने महाराष्ट्र को 2-1 से हराया, जबकि उड़ीसा झारखंड का मैच ड्रॉ रहा। पुरुष हॉकी में पंजाब ने कर्नाटक को 8-4 से हराया और उड़ीसा ने बिहार को 2-0 से परास्त किया। टेबल टेनिस में महिला वर्ग में महाराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को हराकर स्वर्ण जीता। पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ने असम को हराया। कांस्य पदक महिला वर्ग में तमिलनाडु और पुरुष वर्ग में दिल्ली ने जीते। नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने विजेताओं को पदक प्रदान किए। खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने दर्शकों को खूब रोमांचित किया। बिहार ने पीएमईजीपी योजना में हासिल किया 3रा स्थान। बिहार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि पीएमईजीपी के तहत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की और देश में 3रा स्थान प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35,406 लोन आवेदनों में से 8,077 आवेदनों को स्वीकृति मिली, जिसमें 14,899 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई।
बिहार ने जांच और स्वीकृति में देश में पहला स्थान हासिल किया और 115% की सैंक्शन दर प्राप्त की। इस योजना के तहत 20 से 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, जिससे बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने का अवसर मिलता है। आरक्षित वर्ग को अतिरिक्त लाभ मिलता है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसे युवाओं के स्वावलंबन के लिए एक अहम कदम बताया है। तेजस्वी यादव की मीडिया से अपील। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से अपील की है कि वे भारतीय सेना की किसी भी गतिविधि और भारत सरकार की योजनाओं को कवरेज ना करें। उन्होंने मुंबई सीरियल ब्लास्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि मीडिया कवरेज के कारण आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली, जिससे सेना के जवानों को नुकसान हुआ था। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी, भारतीय सेना और सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि सेना के डिप्लॉयमेंट और मूवमेंट को टीवी पर नहीं दिखाना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि विपक्ष इस मामले में भारतीय सेना और सरकार के साथ खड़ा है। प्रवक्ताओं की बैठक में अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंचे सीएम नीतीश। बीते दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंच गए, जहां प्रवक्ताओं की बैठक चल रही थी। उनके साथ ललन सिंह, उमेश कुशवाहा, संजय गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री को अचानक सामने पाकर वहां मौजूद प्रवक्ता और नेता हड़बड़ा गए, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने सहज स्वभाव से सभी को सहज महसूस कराया। इस दौरान नीतीश कुमार ने ललन सिंह से कहा कि ये सब काम हमने करवा दिया है, जिस पर ललन सिंह ने जवाब दिया कि हमने भी देख लिया है। इस अप्रत्याशित दौरे ने पार्टी ऑफिस में हलचल मचा दी, लेकिन साथ ही नेतृत्व की गंभीरता और सक्रियता भी दिखाई है। लखनऊ में आज होगी एलएसजी और आरसीबी की टक्कर। आईपीएल 2025 का 59वां मुकाबला 9 मई को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में यानी कि आज लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें प्लेऑफ की दौड़ में हैं। आरसीबी 11 मैचों में से 8 जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि एलएसजी 5 जीत के साथ 7वें स्थान पर है। अब तक दोनों के बीच 5 मुकाबले हुए हैं, जिसमें आरसीबी ने 3 और एलएसजी ने 2 मुकाबले जीते हैं। इकाना स्टेडियम के पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है और टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी चुन सकती है। मैच के दौरान मौसम साफ रहेगा। तापमान 27 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1540 में कई सालों तक मुगल शासक अकबर से संघर्ष करने वाले मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आज के दिन 1653 में विश्वविख्यात ऐतिहासिक इमारत और दुनिया के अजूबों में शामिल ताजमहल का निर्माण 22 वर्षों के परिश्रम के बाद पूरा हुआ था। आज के दिन 1874 में बंबई, जो कि अब मुंबई के नाम से प्रचलित है, पहली बार घोड़े से खींची जाने वाली ट्राम कार शुरू हुई थी। आज के दिन 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जो ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन बाद हुई। बैठक में आंतरिक सुरक्षा, परिचालन तैयारियों, नागरिक सुरक्षा, फर्जी खबरों से निपटने और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने निरंतर सतर्कता, स्पष्ट संवाद और मंत्रालयों व एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य प्राधिकारियों और जमीनी संस्थानों के साथ भी निकट समन्वय रखने को कहा। बैठक में हालिया राष्ट्रीय सुरक्षा घटनाओं के आलोक में तैयारियों और अंतर मंत्रालयी तालमेल की समीक्षा की गई। पीएम ने मंत्रालयों को आपातकालीन प्रतिक्रिया और संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एलन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट को भारत में मिली मंजूरी। भारत सरकार ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की सशर्त मंजूरी दे दी है। लेटर ऑफ इंटेंट मिलने के बाद अब कंपनी को GMPCS लाइसेंस से पहले सर्विस का डेमो देना होगा। स्टारलिंक को ग्राउंड स्टेशन लगाने और इन स्पेस से मंजूरी लेने की जरूरत होगी। कंपनी ने एयरटेल और जियो से साझेदारी भी की है, ताकि दूर दराज के इलाकों में सेवा पहुंच सके। ट्राई स्पेक्ट्रम आवंटन पर काम कर रहा है, जिसके बाद कमर्शियल सेवा शुरू होगी। भारत में अभी भी 40% आबादी इंटरनेट से वंचित है, जिनमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र शामिल है। ऐसे में स्टारलिंक ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल क्रांति ला सकती है और देश को डिजिटल रूप से सशक्त बना सकती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? ए शिवहर, बी गया, सी पटना या फिर डी भागलपुर। इसका सही जवाब है सी पटना। हमारा दूसरा सवाल है, अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ए 1946, बी 1947, सी 1943 या फिर डी 1935।
इसका सही जवाब है डी 1935। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को विभाजित करती है? ए गंगा और गंडक, बी गंडक और कोसी, सी कोसी और बागमती, या फिर डी कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। इसका सही जवाब है डी कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। हमारा चौथा सवाल है, बिहार में किसान तेल कूपन योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? ए 2007, बी 2005, सी 2008, या फिर डी 2000। इसका सही जवाब है सी 2008। हमारा पांचवा सवाल है, वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां किया गया था? ए शंघाई, बी मनीला, सी लंदन, या फिर डी वॉशिंगटन डीसी। इसका सही जवाब है डी वॉशिंगटन डीसी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजीव कुमार, कामेश्वर सिंह, राम बाबू दास, ज्योति कुमारी, विनोद कुमार, रानी कुमारी, रवि मोहन वर्मा, बीरेंद्र सिन्हा, अशोक कुमार, वरुण कुमार, अमन कुमार, अतुल कुमार, निशांत कुमार, अनिल कुमार, बाबूलाल मरांडी, मदन मोहन कुमार, संजीव कुमार, अभिनंदन कुमार, राकेश मिश्रा, राजकुमार यादव, कृष्णा प्रसाद और दामोदर कुमार। इसी के साथ